सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम बीटीसी डीलेट थर्ड सेमेस्टर के सन 2016 में जो पेपर हुए थे उनका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो हमारा इसी वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, यानी कि समावेशी शिक्षा का जो सॉल्यूशन का अति लघु सेक्शन और बहुविकल्पी सेक्शन, अगर पिछला पार्ट आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट के बीटीसी डीलेट थर्ड सेमेस्टर के सन 2016 के पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगी। सभी पेपर के सॉल्यूशन जो है हम ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेपर का सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्न के सारे जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान जो है हम कैसे करेंगे, विस्तार से समझाइए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की बात करें तो हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे, सबसे पहला निरीक्षण द्वारा, दूसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा चिकित्सीय परीक्षण द्वारा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो विशेषता उनकी जो होती है उसको हम देख कर नहीं पहचान सकते हैं, तो कभी कभी हम चिकित्सीय परीक्षण के द्वारा भी ये पता लगाते हैं। इसी के अलावा मानसिक परीक्षण द्वारा, चौथा है हमारा शैक्षिक परिणामों के द्वारा। शैक्षिक परिणामों के अंतर्गत हम कह सकते हैं जैसे कि हमारा जो रिजल्ट आता है, कभी कभी यह भी प्रदर्शित करता है कि ये बच्चा है सामान्य से एकदम अलग है या विशिष्ट जो श्रेणी है उसमें आता है, तो हम शैक्षिक परिणामों के द्वारा भी जो है इनकी पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा पाँचवा हमारा पॉइंट है व्यवहार के अवलोकन के द्वारा, और छठा और लास्ट है हमारा समाज बीती एवं साक्षात्कार के द्वारा। और इन सभी पर जो है हम एक्सप्लेनेशन जो है वो सेपरेट वीडियोस जो हमारा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों वाला वीडियो था उसमें हम बात कर चुके हैं। और समावेशी शिक्षा की टॉपिक वाइज वीडियो आपको भी जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में या तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पर हम सभी टॉपिक वाइज वीडियोज़ में इसको एक्सप्लेनेशन सहित बात कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा कि धीमी गति से सीखने वाले जो बच्चे हैं उनकी विशेषताएं बताइए। तो बात करें धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की, तो पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा शारीरिक विशेषताएं। धीमी गति से सीखने वाले जो बच्चे होते हैं उनको हम जो श्रेणीबद्ध करते हैं, एक मानसिक, दूसरा शारीरिक और तीसरा हो जाता है शारीरिक व मानसिक यानी कि मिश्रित। ये तीन जो है वो प्रकार होते हैं, और तीनों प्रकार की विशेषताओं वाले जो बच्चे होते हैं उनका शारीरिक व मानसिक विकास भी जो है वो धीमी गति से होता है। तो इनमें जो परिपक्वता है वो भी देर से आती है। तो धीमी गति से सीखने वाली बच्चों की जो श्रेणी है उसमें हम सबसे पहला पॉइंट कह सकते हैं कि किसी शारीरिक विशेषता के कारण जो है हम उसे धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं उनकी श्रेणी में जो है हम रखते हैं। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत जो ये प्रकार हैं, यानी कि जो धीमी गति से सीखने वाले जो बच्चों की विशेषताएं हैं उसमें मानसिक स्तर पर भी होता है, शारीरिक भी होता है, और इसके साथ साथ शारीरिक और मानसिक दोनों भी होता है। तो ये पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा शारीरिक विशेषताएं। बात करें दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा है हमारा अवधारणा शक्ति का अभाव, यानी कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं उसमें धारणा शक्ति का भी अभाव होता है। हमने आपको बताया था कि अगर आप कोई चीज़ उनको सिखा रहे हैं तो एक बार में उनको चीज़ें नहीं समझ में आती, जबकि सामान्य बच्चा जो है वो एक बार में उन चीज़ों को समझ लेता है। तो धारणा शक्ति का भी जो है कह सकते हैं उनमें अभाव होता है। तीसरा हमारा पॉइंट है असुरक्षा का अभाव, यानी धीमी गति से सीखने वाले बच्चे जो होते हैं उनमें असुरक्षा का अभाव भी अधिक होता है, उनमें जो है वो आत्मविश्वास की जो भावना है उसका भी अभाव रहता है। चौथा हमारा पॉइंट है कि अभिव्यक्ति या संप्रेषण क्षमता का भी अभाव होता है। तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं उनमें कल्पना शक्ति कम होती है, यानी कोई चीज़ को सोच पाने की, किसी चीज़ को प्रेजेंट कर पाने की, इन सभी की जो क्षमता होती है उसकी भी कमी होती है। और इसके साथ साथ दूरदर्शिता का भी अभाव होता है। और यहाँ पर लिखा है अभिव्यक्ति या संप्रेषण क्षमता, यानी अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करना, संप्रेषण क्षमता मतलब कहते हैं जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो किस प्रकार हम अपनी बातों को जो है वो स्पष्ट रूप से कह पाएँ, किस प्रकार हम बातों को अपनी तरफ से बना पाएँ। एक कल्पना शक्ति होती है जिसके कारण जैसे आपने देखा होगा जो सेमिनार में लेक्चर होते हैं वो बिना किसी पर्चे के एक घंटा तक लगातार बोलते रहते हैं, तो वो उनकी एक कम्युनिकेशन स्किल होती है, उनमें कल्पना शक्ति होती है जिसके कारण वो जो है ये सारी चीज़ें बोल पाते हैं। तो ये भी हमारा जो है वो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषताओं में आ जाएगा, अभिव्यक्ति या संप्रेषण क्षमता का अभाव। पांचवा हमारा पॉइंट है समस्याग्रस्त, यानी धीमी गति से सीखने वाले बच्चों में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक समस्याएं भी पाई जाती हैं। बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 33 की कि शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था जो है हम कैसे करेंगे, बिंदुवार जो है वो विवरण कीजिए। अब यहाँ पर बात की जा रही है शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की, तो शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की शिक्षा व्यवस्था जो है हम कुछ बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा है सहानुभूति व्यवहार द्वारा, दूसरा है हमारा धीमी गति से पढ़ाना। सहानुभूति व्यवहार मतलब जैसे कि कोई बच्चा होता है पूछने में हकलाता है, तो हम अगर हम उससे सहानुभूतिपूर्वक पढ़ाएंगे तो उसका मन भी लगेगा और इसके साथ साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख भी सकेगा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा धीमी
धीमी गति से पढ़ाना। धीमी गति से पढ़ाएंगे यानी कि उसके स्तर के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है वो चीज़ों को सीख सकेगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देना जिससे उसका भविष्य निर्माण हो सके। अगला है विशेष विद्यालयों की व्यवस्था, यानी कि उसके मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग शिक्षा की व्यवस्था की जाए। उसके लिए सभी जो साधन है जो कि उसकी शिक्षा के लिए उपयोगी उन सबको भी उपलब्ध कराया जाए। अगला है हमारा श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग, जिससे कि वो रुचिपूर्वक जो है वो सीख सके। आत्मविश्वास में वृद्धि कराकर, पिछड़ेपन का पता लगाकर, इसके अलावा श्रेणीहीन कक्षा के द्वारा, उपचारात्मक कक्षाओं के द्वारा, क्रियात्मक विधियों के प्रयोग के द्वारा, या कह सकते हैं हम इसके अलावा बार बार बताना। अगला है हमारा कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देकर, दूषित परीक्षा प्रणाली में भी सुधार के द्वारा, सभी का सहयोग लेकर, इसके अलावा शैक्षिक परिभ्रमण के द्वारा। शैक्षिक परिभ्रमण को हमने वहाँ पर डिफाइन किया था सेपरेट वीडियो में कि अगर नई नई जगह अगर आप ले जा रहे हैं बच्चे को, क्योंकि वो जब जो चीज़ें सीख रहा है उस चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देखता है, वो जाहिर सी बात है और बेहतर तरीके से उस चीज़ को समझ सकेगा। तो शैक्षिक परिभ्रमण भी जो है काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। और लास्ट है हमारा मनोवैज्ञानिक निर्देशन के द्वारा। तो ये सभी हमारे पॉइंट हो जाएंगे शैक्षिक रूप से जो पिछड़े बच्चे हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, श्रवणबाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षणों का जो है वो उल्लेख कीजिए। श्रवणबाधित यानी कि सुनने से रिलेटेड कौन कौन से जो लक्षण हैं जो वो प्रदर्शित करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा, इनके व्यवहार में लगातार एकाग्रता नहीं होती। एकाग्रता नहीं होती क्योंकि वो सुन नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं, तभी तो उनमें एकाग्रता नहीं है। तो पहला हमारा यही पॉइंट हो जाएगा। दूसरा हमारा पॉइंट है, अध्यापक के होठों की गतिविधि और उसके हाव भाव पर ध्यान देते हैं। अब आपने देखा होगा जो बच्चे कम सुनते हैं या जो व्यक्ति भी कम सुनता है, कहीं ना कहीं वो आपके होठों पर आपकी लिप्सिंग जो होती है उसको पढ़ने का प्रयास करता है। तो यदि अगर अध्यापक कोई चीज़ पढ़ा रहा है तो उसको जब सुनाई नहीं दे रही है तो जाहिर सी बात है वो होठों पर ध्यान देगा, तो वो भी उसके जो लक्षण है उसको प्रदर्शित करता है। तीसरा हमारा पॉइंट है कि अपने सिर को एक ओर झुकाकर सुनने का भी प्रयास करते हैं। चौथा हमारा पॉइंट है, प्रश्न पूछने पर अध्यापक को दोबारा पूछने के लिए भी कहते हैं। जब एक बार नहीं सुन पा रहे हैं तो बार बार रिपीट करने के लिए भी कहते हैं। पांचवा हमारा पॉइंट है, एक जैसी ध्वनि के शब्दों से उन्हें प्रायः भ्रम हो जाता है। छठा हमारा पॉइंट है, शब्दों के उच्चारण में कठिनाई होती है। सातवां हमारा पॉइंट है, अधिक धीरे या अधिक तेज बोलते हैं। और आठवां और लास्ट हमारा पॉइंट है, बिना जानकारी के भी बीच में बिना वजह बोलते हैं। तो ये सभी पॉइंट जो है हमारे श्रवणबाधित जो बच्चे हैं उनकी पहचान को जो है वो प्रदर्शित करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 35 की। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा कि वाक दोष जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। वाक दोष मतलब वाणी से रिलेटेड हम अभी बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि वाक दोष मतलब वाणी से रिलेटेड यानी कि बोलने से रिलेटेड कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा प्रक्रियात्मक तथा उच्चारणात्मक दोष। दूसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा हकलाना। तीसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा आवाज़ की समस्या। चौथा हमारा पॉइंट हो जाएगा अंगीय वाणी के दोष। पांचवा हमारा पॉइंट हो जाएगा कम सुनने वाले बच्चों के साथ वाणी की समस्या। और छठा हमारा पॉइंट हो जाएगा देर से बोलने का विकास। तो ये अलग अलग टाइप होते हैं जिसके आधार पर हम इनको कैटेगराइज करते हैं वाक दोष की श्रेणी में। यानी कि जो अलग अलग समस्या होती है लोगों में अलग होती है, मतलब किसी में जो है किसी और समस्या के कारण वो बोलने में अक्षम होते हैं और किसी बालक में कोई और समस्या होती है जिसके कारण वो बोलने में अक्षम होते हैं। तो उसी के आधार पर इनको बांटा गया है। बात करते हैं चलिए अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा कि समस्यात्मक बच्चे कौन होते हैं, इनकी पहचान जो है हम कैसे करेंगे, बिंदुवार समझाइए। तो सबसे पहले बात करते हैं समस्यात्मक बच्चों की। तो समस्यात्मक बच्चों से तात्पर्य उन बच्चों से जो परिवार एवं कक्षा तथा विद्यालय में जो है वो भांति भांति की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ऐसे बालकों का जो व्यवहार है वो सामान्य प्रकार के बच्चों से भिन्न होता है, तभी हम कह सकते हैं उन्हें हम समस्यात्मक बच्चों की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे बच्चे अपने अध्यापकों के लिए भी समस्या बने रहते हैं और एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए गए हैं कि कौन कौन से बच्चे इसमें आते हैं, जैसे कि चोरी करने वाले बच्चे, झूठ बोलने वाले, विद्यालय से भाग जाने वाले, क्रोधी या कह सकते हैं गृह कार्य ना करने वाले और इसके साथ साथ कक्षा में देर से आने वाले बच्चे। तो ये सभी जो है वो समस्यात्मक बच्चों को जो है वो प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं इनकी पहचान के बिंदुओं की। तो इनके पॉइंट्स हैं, पहला हमारा पॉइंट है निरीक्षण विधि का प्रयोग करके। और लगभग निरीक्षण विधि या अवलोकन विधि आप कहीं भी लिख सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये सही माना जाएगा, क्योंकि निरीक्षण विधि या अवलोकन विधि जितने भी हमने अभी तक पॉइंट्स देखे हैं लगभग उनमें सब में ही रहता है जो कि उनकी पहचान को प्रदर्शित करता है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो साक्षात्कार के द्वारा। तीसरा हमारा पॉइंट है अभिभावकों, शिक्षकों तथा मित्रों से वार्तालाप। चौथा हमारा पॉइंट है कथात्मक अभिलेख। पांचवा हमारा पॉइंट है संचयी अभिलेख। कथात्मक अभिलेख, संचयी अभिलेख क्या होता है हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, जो सेपरेट वीडियोस में हमने ये वीडियो की समस्यात्मक बच्चों वाला वीडियो था उसमें हम इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बात करें छठे पॉइंट की, तो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा भी जो है इनकी पहचान की जा सकती है। तो
ये सभी पॉइंट जो हैं वो समस्यात्मक जो बच्चे होते हैं उनकी पहचान को प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा कि निर्देशन का अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता एवं क्षेत्र की जो है वो विस्तृत व्याख्या कीजिए। बात करें निर्देशन की तो निर्देशन का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें एक व्यक्ति को इस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है कि वह अपनी जन्मजात तथा अर्जित क्षमताओं को, यहाँ पर जन्मजात यानी कि पहले से है और जो अर्जित क्षमता यानी कि जो उसने अपने अनुभवों द्वारा सीखी है, तो दोनों क्षमताओं को समझते हुए उनका उपयोग अपनी समस्याओं को जो है वो स्वयं हल करने में कर सके। तो निर्देशन वाले वीडियो में हमने ये आपको बताया भी था, सारी चीजें एक्सप्लेनेशन की थी। तो कोई व्यक्ति जो है जब निर्देशन देता है तो जिस व्यक्ति को निर्देशन देता है तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति होता है वो अपनी अर्जित क्षमताओं या जो जन्मजात क्षमताएं होती हैं उसके कारण जो है जो भी उसके लक्ष्य होते हैं उसको प्राप्त करता है, या जो भी इसकी समस्याएं होती हैं जिसके कारण उसको निर्देशन दिया गया है उसको वो स्वयं हल करने में सक्षम होता है। बात करते हैं निर्देशन के उद्देश्य। तो निर्देशन का उद्देश्य उन सजीव तथा क्रियात्मक निहित शक्तियों का विकास है जिनकी सहायता से वह जीवन की समस्याओं को सुगमता से तथा सामंजस्यपूर्ण ढंग से जीवन पर्यंत हल करने में योग्य बनाए। सभी चीजें हम एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ज्यादा हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। निर्देशन की आवश्यकता एवं क्षेत्र की बात करें तो प्रत्येक समाज एवं राष्ट्र यह अपेक्षा करता है कि उसके नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो और वे अपनी योग्यता व क्षमता के अनुकूल जो है अपना विकास, अपने राष्ट्र के विकास में योगदान दे सके। या तभी संभव है जब उन्हें जो है वो सही निर्देशन प्राप्त हो। बात करते हैं इसकी आवश्यकता। तो 3 पॉइंट हमारे हैं। पहला सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से, दूसरा हमारा निर्देशन की आवश्यकता में हो जाएगा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और तीसरा हो जाएगा शैक्षिक दृष्टिकोण से। तो ये सभी पॉइंट हो जाएंगे निर्देशन की आवश्यकता के। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा कि परामर्श को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्य भी लिखिए। तो बात करें परामर्श की तो निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है परंतु परामर्श जो है इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी कि यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि जो परामर्श है वो निर्देशन का एक अंग होता है। और डॉक्टर जो सीताराम जायसवाल है उन्होंने एक डेफिनेशन दी है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि परामर्श का मूल तत्व जो है वो 2 व्यक्तियों के बीच ऐसा संपर्क है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वयं को समझने में सहायता देता है। बात करते हैं इसके उद्देश्य की बात करें तो पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा छात्रों की अपनी योग्यताओं, रुचियों तथा कुशलताओं को समझकर अपनी समस्याओं का समाधान करना। दूसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा छात्रों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार सहायता करना कि उसमें बिना किसी की सहायता लिए समस्याओं का समाधान करने की योग्यता विकसित हो सके। तो नाम में ही परामर्श है। अगर आप इसको जो डॉक्टर परामर्श देते हैं उससे थोड़ा सा कनेक्ट करके देखें तो आपको चीजें जो है वो इजिली तरीके से समझ में आ जाएंगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा कि परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाओं का उल्लेख कीजिए। तो बात करते हैं संस्थाओं की। तो पहली हमारी हो जाएगी मनोविज्ञान शाला जो कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में है। दूसरी हमारी मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर जो कि आगरा में है। तीसरा है हमारा जिला चिकित्सालय। चौथा है हमारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट सेंटर। पांचवा है हमारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र। छठा है हमारा समुदाय एवं विद्यालय सहयोगी समितियां। सातवां है हमारा सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। तो ये सभी जो है वो परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं। थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में। तो परामर्श देने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक विशिष्ट व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जिसका कार्य जो है वो परामर्श देना होता है। निर्देशन कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु उपरोक्त परामर्श केंद्रों की सहायता ली जाती है, जो कि अभी हमने सारे जो परामर्श केंद्र हैं उनकी बात की है। ये समस्यात्मक बालकों के लिए आयोजित किए गए हैं जिसमें समस्यात्मक जो बालक होते हैं वो अपनी समस्याओं का नियोजन करता है। राज्य स्तर पर मनोविज्ञान शाला जो है वो इलाहाबाद में स्थित है। हो सकता तो आपके बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ये याद होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले और लास्ट लघु उत्तरीय प्रश्न की। अगला और लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा कि बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व बताइए। तो बात करते हैं बाल अधिगम के बारे में। तो बच्चे क्या पढ़ें अथवा बालकों के लिए उनकी क्षमता, प्रवृत्ति, संसाधन को दृष्टिगत रखते हुए क्या अधिगम करें यानी कि क्या सीखें या सुझाना जो है वो बाल अधिगम कहलाता है। तो यहां से आपको सिंपल सी इसकी डेफिनेशन जो है वो समझ में आ रही होगी। बात करते हैं आगे। तो किसी समस्या के अधिगम के लिए यह आवश्यक है कि जो अधिगम करता है उसके स्नायु इतने विकसित और परिपक्व हों कि वह समस्या का जो है वो अधिगम कर सकें। और इसके अलावा शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अधिगम कराना यानी कि सिखाना है। सिखाने की इस प्रक्रिया को शिक्षण, अनुदेशन, निर्देशन, परामर्श आदि
क्रियाकलापों से जो है वो पूरा किया जाता है। बालकों को पर्याप्त व शीघ्र अधिगम करने के लिए बच्चों को दिया जाने वाला जो अनुदेशन, निर्देशन व परामर्श कहलाता है। क्योंकि हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था बाल अधिगम में निर्देशन और परामर्श, तो ये लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट है उसको परिभाषित करता है। तो इसी के साथ हमारे ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं और हमारा जो सेट भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारे सारे जो BTC DLED थर्ड सेमेस्टर के सन 2016 के जो सेट थे वो कंप्लीट होते हैं। अब हम शुरू करेंगे सन 2017 के सेट, तो जल्दी आपको 2017 के सेट देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन कीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।